हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत जनों की डिमांड पे सर की फार्माकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज आप लेके आए, जिसमें एक वीडियो में 25 क्वेश्चन मिल गए, लेकिन सर उसके आगे भी आप करवाइए। तो आज जो वीडियो आपका रहने वाला है वो फार्माकोलॉजी का पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें आपको और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर बार रिपीट होता है, ताकि आपकी फार्माकोलॉजी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो सके। और उसी के चलते बहुत जनों के कमेंट्स ये भी है कि सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट के सर और एमसीक्यू लेके आइए। तो हम उसी के पीछे लगे पड़े हैं कि आपके जितने भी एमसीक्यू हो सके वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ में आपकी एमसीक्यू की तैयारी बिल्कुल दबा के अच्छी तरीके से करवाएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम है वहां पे ऐसा ना लगे कि सर आपने इस तरीके का क्वेश्चन हमें नहीं करवाया। तो आज का वीडियो रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी डिमांड थी कि सर फार्माकोलॉजी पे एक और सीरीज लेके आइए। तो ये 25 क्वेश्चन आप उन सभी के लिए जो फार्माकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है, वैकेंसी के रिगार्डिंग। उसके अलावा यहां पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा बहुत जल्द। उसके अलावा सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी यहां पे करवाई जा रही है ना। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पे मैंने जैसे कमेंट पढ़े, उसके हिसाब से मुझे ये पता चला कि सर फार्माकोलॉजी की सर एक और सीरीज लेके आइए, ताकि हमें और एमसीक्यू मिल सके। 25 एमसीक्यू मैं पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो इस लेक्चर में एक बार और आपको 25 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, जो हर बार रिपीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फार्माकोलॉजी सेगमेंट में से, है ना। तो यहां पे हम बात करेंगे सर फार्माकोलॉजी पार्ट 2, जिसके अंदर हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां पे करेंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि जो अभी अभी सुदर्शन फार्मेसी से जुड़ा हुआ है, तो सर मुझे इनकी पीडीएफ लिंक चाहिए, तो कैसे ले सकता हूं, या मुझे कोई भी न्यूज अपडेट या फिर कोई भी मुझे मतलब नोटिफिकेशन चाहिए वैकेंसी का, तो कहां से लिया जा सकता है। तो आज ही आप हमारे सुदर्शन फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारे के सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाए। उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होगा या फिर कोई भी आपको मतलब पीडीएफ चाहिए किसी का भी, या फिर कोई भी लिंक चाहिए, तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज ही सुदर्शन फार्मेसी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को सर किसी वीडियो में कोई दिक्कत है या किसी सवाल के बारे में कुछ जवाब जानना है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मेरे ये प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप मुझे फ्रीली इस नंबर पर बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट बात करके आपकी जो भी समस्या है उसका निदान कर सकूं, है ना। चाहे फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई परेशानी या सिलेबस के रिगार्डिंग कोई परेशानी है, या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप क्या कर सकते हो सर, हमें कॉल कर सकते हो। मैं आपसे फ्रीली बात करूंगा और आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे कोई एमसीक्यू के रिलेटेड हो, या फिर कोई कोर्स कंटेंट चाहिए, या फिर कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको पूछना है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। उसके अलावा सर आप हमारे सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को, जो नया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि सर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सुदर्शन फार्मेसी पे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिल रही है, और साथ में आपको जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे भी शेयर किए जा रहे हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन नए आ रहे हैं मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले सर एमसीक्यू, वो भी कितने सर 25, जो कि कहां से आते हैं सर। मोस्टली वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कहां पे, फार्माकोलॉजी के अंदर, जो हर बार रिपीट होता है। अलग अलग एग्जाम की जस्ट हम बात करते हैं, तो वहां पे सर ये एमसीक्यू हमें क्या करता है सर, रिपीट होता है, मतलब बार बार हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे यहां पे, और उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में सर यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पे हमारे पास रहने वाला है, वो क्वेश्चन कहां से है सर, वो क्वेश्चन सीजीएचएस नागपुर में पूछा गया है। कहां पे पूछा गया बेटा, सीजीएचएस नागपुर, जनवरी 2018 में ये क्वेश्चन हुआ था। यहां पे ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सर विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का मेन काम क्या है। तो आपको यह पता चलना चाहिए सर इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, पैंक्रियास से रिलीज होता है। तो यहां पे सर एफएसएच का तो कोई रोल ही नहीं होगा। दूसरा, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन टिश्यू, बिल्कुल सही है, ब्लड में से शुगर को लेना और टिश्यू को देना, ब्लड में से शुगर को लेना और टिश्यू को देना, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है, वो ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, ये कम कर देता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सर इंसुलिन का काम हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, मेंटेन करने का होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में से शुगर को लेता है और किसको दे देता है, टिश्यू को, ताकि वो अपना काम कर सके। तो यहां पे मेरा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और यहां पे आपको पूरा अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इंसुलिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां से प्रोड्यूस होता है, ये पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा सर इसका
का काम क्या होता है? दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रमोट द अपटेक इनटेक ऑफ ग्लूकोज शुगर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द बॉडी सेल्स पर्टिकुलर इन द मसल एंड फैट टिश्यू. तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का काम क्या है? सर, ब्लड में से शुगर को लेना और टिश्यू या सेल को प्रोवाइड करवाना ताकि वो अपने लिए एनर्जी बना सके और अच्छी तरीके से काम कर सके. उसके अलावा वहां पे वो स्टोर होता है कौन सी फॉर्म में? सर, एनर्जी की फॉर्म में, ताकि हम बाद में इसको क्या कर सके? यूज कर सके. तो यहां पे जो आपका आंसर रहने वाला है सर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है. नेक्स्ट सवाल ये रहा, यहां पे ये पूछा है कि सर जो मॉर्फिन डेरिवेटिव है आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, मतलब जो मॉर्फिन देते हैं डेरिवेटिव्स उसके दिए जाते हैं, तो सर वो कब हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कब नहीं दिए जा सकते? तो जब किसी पर्सन को हेड इंजरी हो रखी है, ब्रेन में अगर इंजरी हो रखी है, सर पे कहीं लग रखी है, तो वहां पे उसको ये मॉर्फिन डेरिवेटिव्स देना मना है, नहीं दे सकते. मॉर्फिन एंड इट्स डेरिवेटिव आर contraindicated in a head injury because they can cause respiratory depression. मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या पता स्लो काम करने लग जाए, और स्लो काम करेगा तो आपको रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. उसके अलावा एंड ऑल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, है ना, आपको कॉन्शियसनेस में थोड़ी दिक्कत आने लग जाएगी. उसके अलावा आपका जो इंट्रा क्रैनियल प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा, और उसकी वजह से अलग अलग कंडीशन, वर्सन द कंडीशन और खराब हो सकती है. इसीलिए कभी भी हेड इंजरी वाले पेशेंट को क्या नहीं देना चाहिए? सर, कभी भी उसको क्या नहीं देंगे? सर, मॉर्फिन या उसके डेरिवेटिव्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे. तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि सीजीएचएस नागपुर जनवरी 2018 में पूछा गया है. Which anti-tubercular drug should be avoided during the pregnancy? इसमें से कौन सी एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को नहीं देनी चाहिए? तो याद रखना कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो ड्रग कभी भी प्रेगनेंसी में फीमेल को नहीं दी जाती है. इसका रीजन क्या है वो एक्सप्लेनेशन का आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा. यहां देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. तो ये कौन सी क्लास की एंटीबायोटिक है वो भी आपको पता चल गया है. एंड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज ऑक्सीटॉक्सिक, इट कैन कॉजेज कंजेनाइटल डीफनेस इन द फीटस. मतलब ये आपके फीटस पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, डीफनेस करवा देता है. तो इसकी वजह से हम कभी भी प्रेगनेंसी में फीमेल को स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते. क्यों? क्योंकि सर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और डैमेज करता है ऑडिटरी नर्व को, मतलब बच्चा सुन नहीं सकता, सुन नहीं पाएगा, इसको इतना ज्यादा अफेक्ट करता है, और प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाता है. इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? तो सर यहां पे जवाब होगा हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, जिसमें एग्जांपल क्या है? सर, स्ट्रेप्टोमाइसिन है. तो अच्छी तरीके से आपको यहां पे पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे सीजीएचएस वही नागपुर जनवरी 2018 में आ रखा है कि सर फार्माकोडायनेमिक किसकी स्टडी करवाता है, या फार्माकोडायनेमिक जो फार्माकोलॉजी की ब्रांच है वहां पे किसकी स्टडी करते हैं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि फार्माकोडायनेमिक में जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, मतलब कोई ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो फार्माकोडायनेमिक में की जाती है. तो ऑप्शन 7 में दिख रहा है कि सर व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है उसी को बोला जाता है फार्माकोडायनेमिक्स. तो यहां देखिए, Pharmacodynamics refers to the effects of the drug on the body, including the mechanism of action, receptor interaction, dose response relation and the therapeutic action या toxic effect. तो इतने सारे इफेक्ट हमारी बॉडी पे कौन डालता है? सर, कोई ड्रग डालती है, और उन्हीं की स्टडी करना दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स, जो कि फार्माकोलॉजी की एक तरीके की ब्रांच है, या वहां पे इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं. तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा. नेक्स्ट सवाल यहां पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा. यहां पे पूछा गया है कि सर सीजीएचएस नागपुर में वही क्वेश्चन है कि फिनोबार्बिटॉन कौन सी इसमें से है ना. तो अगर मैं फिनोबार्बिटॉन की बात करूं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, फिनोबार्बिटॉन कैसा होता है? सर, लॉन्ग एक्टिंग होता है. ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट इंटरमीडिएट नहीं होगा, लॉन्ग एक्टिंग होगा. ये रहा हमारे पास उसका आंसर, लॉन्ग एक्टिंग है फिनोबार्बिटॉन, जिसे हम फिनोबार्बिटल के नाम से भी जानते हैं. यहां से भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है. इज अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट
विथ अ हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 to 120 हार्स। मतलब इसका टी हाफ भी हमें पता चल चुका है, 80 से 120 घंटे इसका टी हाफ होता है। और इसका कॉमनली यूज एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी है, तो कहां पे इसका यूज किया जाता है ये भी पता चल गया। इसका टी हाफ कितना होता है ये भी पता चल गया। इसका दूसरा नाम क्या होता है वो भी आप पता चल गया। और इसका ट्रीटमेंट एपिलेप्सी और सीजर में किया जाता है, ये भी आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया। मतलब अगर मैं किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, 2 से 3 क्वेश्चन के आपको आंसर अच्छी तरीके से पता चल रहे होंगे। तो ये कैसी ड्रग हो गई? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हो गई। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि चूज द ड्रग विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉडकिंस डिजीज। इसकी तरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं हॉडकिंस डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए, या लुकेमिया जो बच्चे में होता है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? विंका, क्योंकि विंका के पास होता है विंक्रिस्टिन या फिर क्या बोल सकते हैं सर विनब्लास्टिन। और इनका यूज हम किस में करते हैं सर? एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है। एंटी ट्यूमर को हम क्या बोल सकते हैं? और सर उसे एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम विंका का यूज करते हैं। और ल्यूकेमिया का मतलब होता है बच्चों में कैंसर, तो वहां पे इसका अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम विंका यूज करेंगे। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन करेक्टली दे रखा है। विंका एल्केलॉइड्स लाइक विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, बहुत बढ़िया, यहां पे आपको मिल गया होगा जो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। आर कीमोथेरेपेटिक एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम दी पेरीविंकल प्लांट, ये इसका कॉमन नेम हो गया बेटा प्लांट का। ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। और ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया कैथेरेंथस रोजियस। दे आर commonly used in the treatment of various cancers including Hodgkin's disease, non-Hodgkin's lymphoma, acute lymphoblastic leukemia। इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं सर? हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं, जो कि कहां से ऑब्टेन होती है सर? विंका रोजिया या फिर कैथेरेंथस रोजिया उसे बोला जाता है, जो कि एक तरीके की एल्केलॉइडल ड्रग होती है, जो कि मैं फार्माकोग्नोसी में बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, मैं बता भी चुका हूं बहुत बच्चों को कि हम इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो यहां पे 4 ड्रग दे रखी है जिनका नाम हम यूज कर सकते हैं या जिनको हम यूज करते हैं डायबिटीज के अंदर। लेकिन एक ड्रग ऐसी है जिसको हम डायबिटीज में यूज नहीं करते। देखो, वैसोप्रेसिन का यूज किया जाता है, इंडोमिथासिन का यूज किया जाता है और एमिलोड्रोन का यूज किया जाता है, एमिलोराइड का। लेकिन कीटोकोनाजोल आपकी एक तरीके की कैसी ड्रग होती है? एंटी फंगल ड्रग होती है, जो फंगस के इन्फेक्शन में काम आती है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहां पे दे रखा है, कीटोकोनाजोल एम्लोराइड यूज इन द लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। तो ये कहां पे यूज किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि सर एमिलोराइड का यूज यहां पे किया जाता है। इंडोमिथासिन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है ना, एसआईडी होता है, जो डिक्रीज करता है यूरिन आउटपुट इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। तो इसका भी मैंने यूज बता दिया कि सर ये किस तरीके से काम करती है। और वैसोप्रेसिन एक सिंथेटिक एनालॉग होता है, जो कि हमेशा याद रखना क्या करेगा? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में यहां पे यूज आएगा। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। तो सर बचा क्या? वैसे वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी होता है, ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। तो 3 ड्रग के नाम जो मैंने आपको बोले थे वो तो डायबिटीज में यूज आ रहे हैं, लेकिन एक ड्रग जिसका नाम क्या था? कीटाकोनाजोल, जो कि एक तरीके की कौन सी ड्रग है? आपकी एंटी फंगल ड्रग है, जो फंगस के इंफेक्शन में काम आती है, उसको हम डायबिटीज में यूज नहीं कर सकते। तो वो यहां पे आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन की बात करूं सर, यहां पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। यहां पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दी ऑर्फन ड्रग। यहां पे इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में नहीं आती? तो यहां पे एक बार और उसका आंसर क्या होगा सर? कीटाकोनाजोल होगा। वही ऑप्शन नंबर बी, वही ड्रग जिसका नाम क्या है? कीटाकोनाजोल। ये रहा मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन। ऑर्फन ड्रग्स आर दोज डेवलप्ड स्पेशली टू ट्रीट रेयर डिजीज और कंडीशंस। अगर कोई रेयर बीमारी आपको हो रखी है या कोई रेयर कंडीशन हो रखी है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? हम यूज करते हैं ऑर्फन ड्रग यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्मेपिजोल, सोडियम नाइट्राइड, लिपोसोमल, एम्फोटेरेसिन बी, ये सारी की सारी ऑर्फन ड्रग्स के अंदर आती है। ठीक है, जैसे मिंथॉल पॉइजनिंग हो गई है, साइनाइड पॉइजनिंग हो गई है, या फंगल इंफेक्शन हो गया, इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट है, इन सब के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं? कीटाकोनाजोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो रेयर बीमारी के लिए यूज करने वाली ड्रग होती है उन सबको क्या बोलता है? ऑर्फन ड्रग बोलते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये इंडिकेशन एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं कीटाकोनाजोल की बात करूं तो कीटाकोनाजोल व्हाइल यूज्ड एज एन एंटी फंगल एंड ओकेजनली इन
कशिंग्स सिंड्रोम, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, इज नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑर्फन ड्रग। कीटाकोनाजोल को कभी भी हम किसके अंदर क्लासिफाई नहीं करते, ऑर्फन ड्रग्स के अंदर क्लासिफाई उसको नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया, विच इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। अगर कोई बच्चा 10 साल से छोटा है तो हेपेटाइटिस बी की अगर मुझे उसको वैक्सीन लगानी है तो उस वैक्सीन में कितना ml होना चाहिए, तो उसका आंसर होगा सर 0.5 ml। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, यहां कोई सोचने की जरूरत नहीं, यहां कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में यह बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा 10 साल से छोटा है तो बेटा उसके अंदर क्या देंगे, डोज देंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, वो 0.5 ml होगा, जिसमें हमारे पास जो एंटीबॉडी या एंटीजन होगा वो कितना होगा, 10 माइक्रोग्राम होगा। ये चीज ध्यान रखना। फॉर द इंडिविजुअल 10 ईयर्स एंड ओल्डर, मतलब 10 साल तक या उससे छोटे हैं, तो उनके लिए क्या डोज होगी सर, बड़े मतलब 1 ml के आसपास हो जाएगी। ठीक है, मतलब बड़े लोगों में 1 ml के आसपास होगी, जिसमें 20 माइक्रोग्राम एंटीजन होगा। जो 10 साल से छोटे हैं उनके अंदर क्या होगा, 0.5 ml होगा। डायरेक्टली पूछा गया और दोनों के सवाल के जवाब मैंने दे दिए। अगर 10 साल से बड़ा है तो कितनी दे सकते हैं, और 10 साल से छोटा है तो कितनी दे सकते हैं। ठीक है, तो 10 साल से छोटे में हमेशा 0.5 ml जाएगा, 10 साल या उससे बड़ा है, अडल्ट है, तो उसमें 1 ml जाएगा। और कितना माइक्रोग्राम हमारे पास एंटीजन होता है वो भी मैंने यहां पे आपको अच्छी तरीके से बता दिया। यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सर एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। वैसे आपको डाययूरेटिक के बारे में पता होगा, ऐसी ड्रग जो क्या करवाती है, यूरिनेशन या यूरिन का फॉर्मेशन करवाती हो। क्यों करवाना है यूरिन का फॉर्मेशन, ताकि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन कम होगा तो सर ब्लड कंटेंट कम हो जाएगा, मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम होता है ना, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा तो सर कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो एक तरीके से ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारा हार्ट से जो हाइपरटेंशन हमें हुई है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो यहां पे हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल बताओ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक का। तो सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पे दे रखा है सर, ट्राइमटेरॉन उसका नाम है, ट्राइमटेरॉन उसका नाम है, जो कि एक तरीके की पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होती है। ये रहा उसका एग्जाम्पल। Potassium sparing diuretic are a class of diuretic that help the body get rid to excess fluid without causing the loss of potassium। बिना शरीर में से पोटेशियम का लॉस हुए सर यूरिन को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। बिना कोई भी पोटेशियम का लॉस, हमें पोटेशियम का लॉस नहीं चाहिए, फिर भी यूरिन बाहर जाना चाहिए, तब हम क्या देंगे, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स देंगे। और उसमें एग्जांपल क्या है, ट्राइमटेरिन उसका वेल नोन एग्जांपल है जो कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स है। क्लियर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आपको यहां पे मिल गया होगा। अच्छी तरीके से ड्रग का क्लासिफिकेशन याद है तो आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, केरला फार्मासिस्ट 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है, एल्केलाइटिंग एजेंट यूज इन द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। पहली बात तो एल्केलाइटिंग एजेंट का मतलब वो ऐसी ड्रग जो किसमें यूज आती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, मतलब हम उसे बोल सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स बोला जा सकता है। अब यहां पे पूछा है कि सर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है ना, एल्केलाइटिंग एजेंट कौन सा है जो कि हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं, तो उसका नाम याद रखना बेटा, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, एल्काइलेटिंग एजेंट्स आर अ क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग्स दैट वर्क बाय एडिंग एल्काइल ग्रुप टू डीएनए। ये हमारे डीएनए में एल्काइल ग्रुप को क्या करती है, ऐड करती है और इनहिबिट करती है डीएनए रेप्लिकेशन एंड लीड्स टू सेल डेथ। आपको पता होगा कि सर कैंसर में क्या होता है, कैंसर की जो सेल होती है उसके पास एपोप्टोसिस नहीं होता। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है सर, कैंसर की सेल की डेथ नहीं हो पाती। अगर वो मरेगी नहीं तो फिर बेटा कैंसर की सेल बढ़ती जाएगी, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट, जो क्या करती है, हमारे डीएनए से क्या जोड़ देती है, एल्काइल ग्रुप। जैसे ही जुड़ेगा वो डीएनए का रेप्लिकेशन बंद कर देगा। डीएनए का रेप्लिकेशन बंद तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। जैसे ही सेल मरेगी तो कैंसर की सेल का नंबर हमारे शरीर में कम होने लग जाएगा, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट यहां पे हो जाएगा। तो किस तरीके से ये काम कर रही है वो भी मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो पूछा गया है वो केरला फार्मेसी 2016 में आ रखा है। सर यहां पे पूछा गया है कि फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन दी ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही भयंकर बीमारी जो कि किसकी वजह से होती है सर, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। अब यहां पे पूछा गया है कि सर फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, तो सबको अच्छी तरीके से पता है कि सर हम ट्यूबरकुलोसिस में सबसे फेमस ड्रग जो यूज करते हैं वो कौन सी है, आइसोनियाजिड होती है। ये रहा इसका अच्छी तरीके का एक्सप्लेनेशन। आइसोनियाजिड को हम INH के नाम से भी जानते हैं। इज द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग एक्टिव एंड लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग कौन सी है, आइसोनियाजिड। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो उसको सबसे पहली जो ड्रग लिखी जाएगी वो आइसोनियाजिड लिखी जाएगी। इट वर्क्स, कैसे काम करती है, ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, मतलब कि माइकोलिक एसिड बनाने को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। क्यों सर, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसकी सेल वॉल इसकी बनी होती है माइकोलिक एसिड की। अगर बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस फैला रहा है उसकी सेल वॉल माइकोलिक एसिड की बनी है, तो हम माइकोलिक एसिड ही नहीं बनने देंगे, तो सेल वॉल नहीं बनेगी। सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी मर जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, आइसोनियाजिड यहां पे यूज किया जाता है। फर्स्ट लाइन हमारे पास ड्रग होती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पे ड्रग पूछी गई, ड्रग यूज्ड इन द यूट्राइन इनर्शिया। तो कौन सी ड्रग यूट्राइन इनर्शिया में यूज की जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि सर ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारे पास यूट्रस के अंदर या यूट्राइन के अंदर क्या करवाती है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। या फिर हम उस ड्रग को क्या बोल सकते हैं सर, बर्थ करवाने में हेल्प कर सकती है, बर्थ ड्रग भी बोल सकते हैं, या बर्थ में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो वो ड्रग कौन सी है सर, ऑक्सीटोसिन है। तो यहां पे उसका आंसर भी दे रखा है अच्छी तरीके से, देखो यहां पे ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड टू ट्रीट यूट्राइन इनर्शिया, है ना। तो दो काम हो गए, यूट्राइन इनर्शिया के ट्रीटमेंट में भी काम आने वाली ड्रग, और कॉन्ट्रैक्शन करवाने में कौन हेल्प करती है, वो भी यही ऑक्सीटोसिन करवाती है। तो एक काम तो मैंने बता दिया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूट्राइन इनर्शिया नाम की बीमारी में कौन सा ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज करोगे, ऑक्सीटोसिन। तो दोनों ड्रग याद रखना, दोनों में सेम ही ड्रग है, दोनों फंक्शन याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो, ट्रीट किया जाता है विच रेफर्स टू द इनएडिक्वेट एंड एब्सेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एब्सेंट करवाएगा ड्यूरिंग द लेबर, इनएडिक्वेट और एब्सेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ये बीमारी है ना। तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कर देगा स्मूथ मसल को और यूट्रस को, ताकि क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि लेबर पेन आए और उसकी वजह से क्या हो जाए सर, जल्दी से जल्दी बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यूज हो सकता है। आपको दोनों कंडीशन अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। बीमारी का नाम क्या होता है सर, बीमारी का नाम है यूट्राइन इनर्शिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर लाने हैं तो ड्रग कौन सी यूज करनी पड़ेगी सर, हमें ऑक्सीटोसिन यूज करनी पड़ेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ड्रग पूछी गई है कि सर सबसे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट कौन सा होता है। केरला फार्मासिस्ट के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था। तो आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल होगा सर, थायोपेंटल सोडियम इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सोडियम यहां पे लिखा हुआ है, थायोपेंटल सोडियम is a classic ultra short acting barbiturate used mainly for induction of the anesthesia, ठीक है। तो यहां पे एनेस्थीसिया के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इट हैज अ वेरी रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू इट्स हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। इसका एक्शन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी लिपिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जल्दी से ये हमारे ब्रेन के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, और क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा हमारी बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि लिपिड का बना होता है, और यहां पे लिपिड में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये ड्रग जल्दी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, हमारे ब्रेन में जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसलिए इसका एक्शन बहुत जल्दी आता है और शॉर्ट टर्म तक रहता है, अल्ट्रा शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, थायोपेंटल सोडियम। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है कि सर व्हाट इज द फार्मेकोकाइनेटिक। लो, काइनेटिक पे भी क्वेश्चन आ गया। पहले फार्मेकोलॉजी की एक ब्रांच पे क्वेश्चन आया था, फार्मेकोडायनेमिक। अब इस पे दूसरी ब्रांच पे भी क्वेश्चन आ गया कि सर व्हाट इज फार्मेकोकाइनेटिक। पहले डायनेमिक पे पूछा गया, अब काइनेटिक पे बारे में भी पूछा गया। तो इसके बारे में आंसर दे सकते हैं। देखो यहां पे दो ऑप्शन है बेटा। देखो यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज नहीं हो सकता, कट कर दो। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज नहीं हो सकता सर, कट कर दो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ एक तो करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन, ये करती है, ठीक है। अब यहां पे एक्सक्रीशन अलग से दे रखा है और मूवमेंट, ये मूवमेंट ही तो हो रहा है।
हमारी ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद सब जगह मूवमेंट करती है, तो मूवमेंट भी तो हो रहा है, तो मूवमेंट भी करेक्ट आंसर होगा और एक्सक्रीशन भी करेक्ट आंसर होगा, दोनों करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। यहां पे ये मूवमेंट हो रहा है तो मैंने यहां पे क्या आंसर दे रखा है, मूवमेंट। अगर आप चाहो तो सर एक्सक्रीशन कर सकते हो, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक रेफर व्हाट टू द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसी को फार्माकोकाइनेटिक बोला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, एंटर कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्प्रेड होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म कैसे टूटती है और एक्सक्रीशन कैसे बाहर चली जाती है, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसी के मूवमेंट को हम पढ़ते हैं, इसीलिए इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है या किस में पढ़ा जाता है, सर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है कि सर इंसुलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके शरीर में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, सर इंसुलिन यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर इंसुलिन आपके शरीर में नहीं बन रहा तो सर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ गया तो आपको एक बीमारी होगी जिसका नाम क्या है, सर डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सर सी ऑप्शन सही होगा, डायबिटीज। तो यहां पे सी ऑप्शन सही है। तो ये देखो यहां पे आंसर दे रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, इंसुलिन इज अ हार्मोन used in the treatment of diabetes mellitus, especially type 1 diabetes and advanced stage of type 2 diabetes। तो दोनों तरीके की अगर डायबिटीज का ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, सर हम इंसुलिन यूज करेंगे, ठीक है। वेयर द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन इट कांट यूज इट इफेक्टिवली, क्लियर। अगर आपकी बॉडी सही तरीके से इंसुलिन नहीं बना रही है तो इसका मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं। अगर बॉडी नहीं बना रही तो बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे इंजेक्शन आते हैं, 1 ml की सिरिंज आती है, उससे दिए जाता है, आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वो ये रहा, ZP अहमदनगर 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, कॉम्पिटिटिव मतलब जिसके साथ क्या है, कंपटीशन है। मतलब स्पाइरोनोलैक्टोन का किस ड्रग के साथ कंपटीशन है, भाई पहले रिसेप्टर के कौन साथ बाइंड होगा, मतलब स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड होगी या कौन सी ड्रग बाइंड होगी, मतलब दोनों के साथ बहुत बड़ा क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो याद रखना एल्डोस्टेरॉन और स्पाइरोनोलैक्टोन का कंपटीशन चलता है कि सबसे पहले रिसेप्टर पे कौन बाइंड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन। स्पाइरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक होता है, सर आंसर मिल गया एक और क्वेश्चन का। एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन एट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे पहले कौन बाइंड होगा, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक मतलब स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर एल्डोस्टेरॉन, दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, ठीक है। और कहां पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, ये DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। तो रिसेप्टर के बारे में पता चल गया, उसके अलावा सर ये रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट वो पता चल गया, और कहां प्रेजेंट होता है, कलेक्टिक डन में भी प्रेजेंट होता है। दिस लीड्स टू द सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन व्हाइल द रिटेनिंग पोटेशियम, ये क्या करेगा सर, पोटेशियम को रोक कर सोडियम और वाटर को बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। मतलब यूरिन बनाएगा लेकिन पोटेशियम को बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या चलता है सर, कंपटीशन चलता है, क्योंकि दोनों का रिसेप्टर क्या है, सेम है। एल्डोस्टेरोन भी वही बाइंड होगी, स्पाइरोनोलैक्टोन भी वही बाइंड होगी, तो दोनों लड़ाई करते हैं कि पहले कौन बाइंड होगा। और यहां पे आपको पता है कि स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पायरिंग है, तो सर ये पोटेशियम को तो छोड़ेगी, बाकी सोडियम और वाटर को क्या बोलेगी कि भाई आप तो बाहर जाओ, पोटेशियम बॉडी में छो पड़ा, रहने दो उसे, तो बाकी आप बाहर जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सर अगर HIV का इंफेक्शन है कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ, किसकी मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर दे देना, ज़िडोवुडीन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे देखो ज़िडोवुडीन, जिसको AZT के नाम से भी जाना जाता है, इज वन ऑफ द फर्स्ट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है ये दुनिया की सबसे पहली, जिसका ट्रीटमेंट किसमें यूज करते हैं सर, HIV के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसके पास न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब ये ड्रग HIV के वायरस के अंदर जो एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसको क्या कर देता है सर, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से HIV का RNA किसमें नहीं कन्वर्ट हो सकता सर, DNA में कन्वर्ट नहीं हो सकता। DNA में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे DNA से बाइंड नहीं होगा, जिससे हमें इंफेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे हमारे पास ज़िडोवुडीन क्या कर रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि वायरस के अंदर प्रेजेंट है उसको इनहिबिट कर रही है, उसको रोक रही है ताकि वो RNA से DNA में कन्वर्ट ना हो पाए।
नहीं होगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एचआईवी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और ये इसका क्या हो गया सर, मोड ऑफ एक्शन हो गया। मतलब हर एक दवाई जो कि कहां पे यूज आ रही है उसका मोड ऑफ एक्शन के साथ मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि द ग्लैंड विच इज रिलेशन टू द बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। ऐसी ग्लैंड जो बर्थ के टाइम पे तो बहुत बड़ी थी, लार्ज थी, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उसकी साइज श्रिंक होती गई, वो छोटी होती गई। तो वो जो ग्लैंड होती है उसका नाम होता है थाइमस। थाइमस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन, और ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। क्यों सर? क्योंकि ये क्या बनाती है, टी सेल बनाती है, और टी सेल तो बनने का काम भी यही होता है, टी सेल का तो मैच्योरेशन भी यहीं पे ही होता है, इनकी स्कूलिंग भी यही होती है, यही सीखते ये सब कुछ। तो यहाँ पे ग्लैंड का नाम क्या होगा, थाइमस होगा। तो यहां देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, थाइमस इज द ग्लैंड दैट इज द लार्जेस्ट इन रिलेशन टू द बॉडी साइज एट बर्थ। सबसे बड़ी साइज की होती है जब हम क्या लेते हैं, बर्थ लेते हैं तब। फिर प्ले crucial role in the development of the immune system, particular in the maturation of T lymphocyte या T cell। तो हमारी बॉडी में T सेल बनाने का काम किसका होता है सर, थाइमस ग्लैंड का होता है। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद थाइमस धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसीलिए तो जब हम बूढ़े लोग होते हैं तब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कमजोर। इसीलिए तो बूढ़े लोग जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बाकी बच्चे के टाइम पे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि थाइमस ग्लैंड की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए और थाइमस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द मदर्स। देखो दो हार्मोन का ध्यान रखना, एक है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को हम क्या बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं उसे, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन सर कहां से रिलीज होता है सर, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, और इस हार्मोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ही चीज बनाना, मतलब फीमेल की बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन करना। एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम उसका, ऑक्सीटोसिन। कहां से रिलीज होता है सर, ये पोस्टीरियर से होता है। कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इसका काम सिर्फ मिल्क को इजेक्ट करना, मिल्क को बॉडी से बाहर निकालना, ये बनाने का काम नहीं करता है। ये बॉडी से बाहर मिल्क को निकालने का काम करता है, बनाने का काम तो एक ही कर रहा है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। जो कि कौन बना रहा है सर, प्रोलैक्टिन बना रहा है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी। आपने भले ही ध्यान दिया या नहीं दिया, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं, टोटल 75%। सिर्फ 25% पोस्टीरियर से होते हैं जिसमें एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा वैसोप्रेसिन है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो प्रोलैक्टिन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रहा हमारे पास एक्सप्लेनेशन। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिसे लैक्टेटिंग मदर बच्चे को फीड करवा सकती है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है। उसके अलावा स्टिमुलेट करती है ये मेमोरी ग्लैंड को, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे, मिल्क प्रोड्यूस करे। किसके लिए सर, बच्चों के लिए मिल्क प्रोड्यूस करे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो ये फार्माकोलॉजी में से भी है और इसका कुछ पार्ट कहां पे दे रखा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी दे रखा होगा। तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है। नहीं पता तो आज अच्छी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि 75% हार्मोन एंटीरियर से होते हैं, 25% पोस्टीरियर से होते हैं। अब पार्स डिस्टैलिस क्या है, पार्स नर्वोसा क्या है, पार्स इंटरमीडिया क्या, इन सब के बारे में, न्यूरो हाइपोफाइसिस किसे बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस किसे बोला जाता है, अगर नहीं पता तो आज ही सुदर्शन फार्मेसी को फॉलो कर दीजिए ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। और अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए सुदर्शन फार्मेसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेज। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा कि पेनिसिलिन जो होता है वो दुनिया की सबसे पहली क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। हाँ भाई, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है। लेकिन सर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि सर ये जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है किससे बनी है सर, ये फंगस से बनी। किससे बनी, फंगस से। लेकिन दुनिया की पहली सर एंटीबायोटिक ये भी बताओ जो किससे बनी हो सकती है सर, वो बनी हो सकती है बैक्टीरिया से। तब कहीं जाके सर थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टो
माइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जो किससे बनी होती है? बैक्टीरिया से। बाकी फंगस से बनने वाली पहली कौन सी है सर? पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी होती है? उसका नाम है मिथसिलिन। क्या नाम? मैथिसिलिन। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रखा है कि सर मैथिसिलिन इज अ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मीनिंग इट इज रेजिस्टेंट टू ब्रेक डाउन बाय द एंजाइम पेनिसिलिनेज। मतलब पेनिसिलिनेज एंजाइम जो होता है जिसे बीटा लैक्टमेज भी बोलते हैं, ये क्या नहीं कर सकता सर? ये इस ड्रग को ब्रेक नहीं कर सकता। कुछ बैक्टीरिया produced by certain bacteria like streptococcus, staphylococcus aureus, it was developed especially at combat penicillin resistant staph infection। ऐसे अगर इन्फेक्शन हो सकते हैं तो वहां पे ये ड्रग क्या है? एक तरीके से रेजिस्टेंट ड्रग मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल सर यहां पे पूछा गया है, सर बीसीजी वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी, बीसीजी जो वैक्सीन होती है सर उसको कहां से प्रिपेयर किया जाता है? तो यहां पे आपको आंसर पता होना चाहिए कि सर हमारे पास एम बोविस जो होता है वहां से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सर इसका फुल फॉर्म बता दीजिए बीसीजी का। तो ये रहा बैसिलस कालमेट गुएरिन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इस वैक्सीन को बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस यूज किया जाता है, जिसे एम बोविस भी बोला जाता है। तो ये हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसीलिए इसका यूज हम किस में करते हैं सर? टीबी का अगर मुझे इंफेक्शन ना हो फ्यूचर में तब मैं बीसीजी का इंजेक्शन लगवा सकता हूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी करवाता है। तो यहां पे टीबी करवाने वाले बैक्टीरिया का भी नाम आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज, नाम सीधा पता चल गया। एंटी हाइपरटेंसिव पूछा है तो प्रोपेनोलॉल, जो कि एक तरीके की क्या होती है सर? बीटा ब्लॉकर होती है। प्रोपेनोलॉल है ना, बेटा प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, उसके अलावा और क्या हो सकती है सर? और भी बहुत सारी हमारे पास होती है। ये सारी की सारी हमारे पास बीटा चैनल ब्लॉकर्स होती है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए प्रोपेनोलॉल इज अ बीटा ब्लॉकर दैट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग दी हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ये आपकी हार्ट रेट, उसके अलावा सर कार्डियक आउटपुट, इन दोनों को क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। और आपकी हाइपरटेंशन जो कि हाई ब्लड प्रेशर है उसके ट्रीटमेंट में काम आएगा। उसके अलावा अगर आपको एंजाइटी हो रही है, एंजाइना है या अरिथमिया है, तो वहां पे भी आप इस ड्रग का क्या कर सकते हैं सर? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पोपी, मतलब ऐसी एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है सर? पेन किलर। तो हमारे पास कौन सी पेन किलर है जिसको हम ओपियम, अफीम से निकाल सकते हैं? तो सीधा आंसर सर इसका क्या होगा सर? इसका आंसर हमारे पास होगा मॉर्फिन। क्या होगा? मॉर्फिन। मॉर्फिन को वहीं से तो निकाला जाता है। एस्प्रिन का मत बोलना, वो तो सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड होता है, वहीं से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्प्रिन मत बोल देना, मॉर्फिन होगा। तो मॉर्फिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेचुरल ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जो कि कहां से निकाला जाता है? ओपियम पोपी प्लांट से, जिसकी फैमिली क्या होती है सर? पेपेवरेसी उसकी फैमिली होती है। सोमनीफेरम उसका प्लांट का नाम है और पेपेवरेसी उसकी फैमिली है। मोस्ट पेटेंट पेन रिलीवर होता है और एक्यूट और क्रोनिक पेन में इसका यूज किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनकी अभी सर्जरी हुई है तो उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा, उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सर सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन सी है इनमें से? तो सर पेनिसिलिन जी, याद रखना नेचुरल होती है। ये कभी मत बोल देना कि पेनिसिलिन जी सेमी सिंथेटिक है, नहीं है, ये नेचुरल है। एम्पिसिलिन एन कैसी होती है सर? ये एक तरीके की सेमी सिंथेटिक ड्रग होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एम्पिसिलिन इज द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन डिराइव्ड बाय द मॉडिफाइंग द नेचुरल पेनिसिलिन। अगर नेचुरल पेनिसिलिन में आप क्या करोगे? मॉडिफिकेशन करोगे, तो उसकी वजह से क्या बनेगी? सेमी सिंथेटिक एम्पिसिलिन बनेगी, ठीक है। वो भी किस में सर? पेनिसिलिन जी में मॉडिफिकेशन करोगे तब कहीं जाके एम्पिसिलिन बनेगी, है ना। और इसका मेन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करके एम्पिसिलिन बनाते हैं। तो रीजन क्या है पेनिसिलिन जीन में मॉडिफिकेशन करने का? ताकि हम एक्टिविटी को बढ़ा सके और हमारे काम को इंप्रूव कर सके, दैट्स इट। इसीलिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करके क्या बना लेता है? एम्पिसिलिन बना देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके फार्माकोलॉजी में रहने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में।
ठीक है, तो ऐसे तैयारी करोगे तो कहीं जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन हो चुके हैं इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही। जिनसे नहीं हुए हैं तो वो यहां से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और एक एक्सप्लेनेशन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे बन गए होंगे। अगर आपको और इसी तरीके से वीडियोस चाहिए तो वही कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, यस सर वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ वीडियो। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए वो भी मुझे बताना पड़ेगा ताकि मैं उस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकूं। और उसके अलावा आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने फ्रेंड के साथ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो या फिर एक तरीके से ज्वाइन करके जितने भी नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके कमेंट के हिसाब से एक और वीडियो के साथ। सब्जेक्ट भी आप ही बताएंगे और क्वेश्चन लाने का काम सिर्फ मेरा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।